हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन ए और ये सेक्शन ए का 4th यूनिट है। आज हम इसकी 4th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और 4th यूनिट में हमें 5 चैप्टर हैं जो कंप्लीट करने हैं और ये इसका फर्स्ट चैप्टर है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट रिगार्डिंग नीति आयोग। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट रिगार्डिंग द नीति आयोग। तो सबसे पहले इन वीडियो के इस पार्ट में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर तो सबसे पहले वीडियो के इस पार्ट में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, देन नीड ऑफ प्लानिंग एंड इन इंडिया एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, कि इंडिया में प्लानिंग की नीड क्यों है और क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव से क्यों किया गया और किस लिए किया गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। फिर उसके बाद से देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कि प्लानिंग और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा नीति आयोग, यानी इंडिया में प्लानिंग या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो कमीशन स्टैब्लिश किया गया है, नीति आयोग के बारे में बात करेंगे कि नीति आयोग के फॉर्मेशन के बेसिस क्या है, उसके आधार क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है यानी उद्देश्य क्या है, या फिर उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, यानी कौन कौन से लोग हैं उसके मेंबर होते हैं। तो नीति आयोग से रिगार्डिंग हम इंडिया के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है उसको इस चैप्टर में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के इस पार्ट में इस चैप्टर को मैंने रिगार्डिंग द क्वेश्चन वाइज रिवाइज करने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बेसिस ऑफ नीति आयोग फॉर्मेशन, कि नीति आयोग को फॉर्म करने का बनाने का बेसिस क्या है, उसका आधार क्या है, उसके रीजंस क्या है। एंड उसके बाद से हम बात करेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग, कि नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग, यानी नीति आयोग का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है, यानी कौन कौन उसके मेंबर्स होते हैं। तो फर्स्टली यदि प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग वाज एक्सेप्टेड बाय सोवियत रशिया इन 1928। 1928 में सबसे पहले सोवियत रशिया जो कंट्री है उन्होंने प्लानिंग की जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सेप्ट किया था। और किस लिए किया था, फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी, यानी कंट्री के ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सोवियत रशिया ने सबसे पहले प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको 1928 में एक्सेप्ट किया था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि नेम द कंट्री हु एक्सेप्टेड द प्लानिंग फर्स्टली। तो आपका आंसर होना चाहिए सोवियत रशिया। और क्यों किया था, फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि प्लानिंग हम किस तरह से करते हैं, यानी कोई भी काम हमें यदि सक्सेसफुली उसके गोल को, यदि कोई भी हमारा गोल है और उस गोल को हमें अचीव करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग में हम क्या देखते हैं, प्लानिंग में सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे गोल को अचीव करना होता है। और उसके लिए जो भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उन अवेलेबल रिसोर्सेज को ध्यान में रख के, और एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में हमें उस गोल को क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव को, गोल को अपने गेन करना होता है, पाना होता है। तो उसके लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। तो जब हम कंट्री से रिगार्डिंग यदि प्लानिंग की बात करें तो कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्लानिंग की जाती है। और इकोनॉमिक प्लानिंग जो की जाती है ताकि उस किसी भी कंट्री की, किसी भी नेशन की, या किसी भी हम फैमिली की यदि बात करें सबसे लोअर लेवल पर जाके, तो कोई भी फैमिली होती है वो भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या करती है, प्रॉपर प्लानिंग करती है कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको किस तरह से अच्छे से यूटिलाइज किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो सके, ताकि फैमिली क्या हो, डेवलप हो। उसी तरह से कोई भी कंट्री होती है वो भी अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को इस तरह से उसको यूटिलाइज करना चाहती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ताकि वो पर्टिकुलर जो नेशन है या कंट्री है वो क्या कर सके, इकोनॉमिक डेवलप कर सके। तो उसके लिए एक प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग की क्या होती है, ज़रूरत होती है। और इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों की जाती है, उसकी नेसेसिटी क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है, नीड क्यों है, क्योंकि कोई भी कंट्री है वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्या करना चाहती है, इरेडिकेट करना चाहती है, उसको दूर करना चाहती है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसको डिटेक्ट करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। तो हम बात करें पॉवर्टी यानी गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी सोसाइटी में दो सेक्शन है, एक ज़रूरत से ज़्यादा रिच सेक्शन है और या फिर ज़रूरत से ज़्यादा पुअर सेक्शन है। तो दोनों के बीच में जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, उसको बैलेंस करने के लिए भी इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि कोई भी कंट्री है वो अपनी कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ को डेवलप करने के साथ साथ वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसको स्पीड अप करना चाहती है, यानी बहुत ही एक एक्सटेंड करना चाहती है। तो इसके लिए प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। इंडिया में डेवलपमेंट से रिगार्डिंग जो फर्स्ट अटैम्प्ट किया गया था वो 1934 में किया गया था, 1934 में। और 1934 में एम विश्वेश्वरैया थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया।
ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये बुक है रिटन बाय एम विश्वेश्वरैया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको दिया था। क्लियर। सेकंड जो एफर्ट था दैट वाज डन इन 1944। सेकंड एफर्ट है 1944 में किया गया था और उसको कहा गया बॉम्बे प्लानिंग कमीशन। बॉम्बे प्लानिंग कमीशन, बॉम्बे प्लानिंग कमीशन क्या था कि बॉम्बे के जो 8 इकोनॉमिक्स थे उन्होंने बॉम्बे प्लानिंग कमीशन एक डेवलपमेंट से रिगार्डिंग जो प्रोजेक्ट है, जो कमीशन है, प्लान है, उसको रिप्रेजेंट किया था इन 1944। ठीक है। इसके अलावा यदि डेवलपमेंट से रिगार्डिंग यदि प्लान की बात करें तो एम एन रॉय ने जनता योजना, यानी एम एन रॉय की जनता योजना, एम एन रॉय की जनता योजना। क्लियर। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना। क्लियर। ये सारी प्लानिंग से रिगार्डिंग, डेवलपमेंट से रिगार्डिंग प्लान्स थे जो कि इंडिया में बिफोर द इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस से पहले रिप्रेजेंट किए गए थे। इन 1934 में सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया ने एक बुक लिखी थी प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, और उसमें उन्होंने डेवलपमेंट के प्लान को रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद से अभी बात करें तो 1944 में बॉम्बे प्लानिंग कमीशन है वो रिप्रेजेंट किया गया, जिसमें 8 इकोनॉमिक्स थे बॉम्बे के, उन्होंने इस प्लान को रिप्रेजेंट किया था। इसके अलावा यदि बात करते हो तो श्रीमन नारायण की गांधी योजना है, एम एन रॉय की जनता योजना एंड जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना है, जो कि डेवलपमेंट से रिगार्डिंग प्लान है वो बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी से पहले इंडिया में रिप्रेजेंट किए गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस यदि बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में प्लानिंग कमीशन है इस्टेब्लिश किया गया था ऑन 15 मार्च 1950 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो एक प्लानिंग कमीशन है ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, उस समय ये जो प्लानिंग कमीशन है उसमें डिस्क्राइब्ड नहीं है, इसलिए इसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीन बाय प्लानिंग, कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। तो प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट एंड ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव ए डिजायर्ड गोल, यानी कोई भी एक गोल है, ठीक है, उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, या जो भी हमारा थिंकिंग प्रोसेस होगा, इस थिंकिंग प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। यानी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं या जो भी हम थिंकिंग प्रोसेस करते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके, तो वो क्या कहलाएगी, प्लानिंग। जैसे यदि हम बात करें, यदि हम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारे अच्छे मार्क्स आए, तो उसके लिए जो भी अवेलेबल टाइम पीरियड है या उसके साथ साथ जितने भी हमारे पास स्टडी मटेरियल है, उन मटेरियल के थ्रू हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना चाहेंगे, उसको ऑब्टेन करना चाहेंगे। तो इस तरह से किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, उसको ऑब्टेन करने के लिए जो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइज वे में बिहेवियर किया जाता है या थिंकिंग प्रोसेस की जाती है, उसको कहते हैं प्लानिंग। ठीक है। और प्लानिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि प्रोजेक्ट को मैनेज करना, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए एंड टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। जो हमारी टाइम है, ये नहीं कि हम अपना जो गोल है उसको टाइम पीरियड के बाद से ऑब्टेन करें, यानी हम इतना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा हम अपनी एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो क्या हो गया है, ख़त्म हो चुका है और हम गोल को ऑब्टेन ना कर सके। इसलिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और जो हमारी टाइम टेक्निक्स है वो भी कैसी होनी चाहिए, मैनेज होनी चाहिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर प्लानिंग दैट द पर्पज शुड बी ट्रांसपेरेंट। जो हमारा पर्पज है, जो हमारा गोल है, वो एकदम हमें क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। द इंस्ट्रूमेंट और एफर्ट्स ऑफ अचीविंग इट इज़ ऑर्गेनाइज एंड शुड बी एंश्योर्ड फॉर द फिक्स पीरियड। जो भी हमारे एफर्ट्स हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो सब ऑर्गेनाइज होने चाहिए, यानी प्रॉपर मैनेज होने चाहिए, और इसके साथ ही फिक्स पीरियड में उसे हमें क्या करना है, उसे ऑब्टेन करना है। ये भी हम पूरी तरह से एंश्योर रहें कि हमारी जो प्लानिंग है, जो हमारा गोल है, उस प्लानिंग का जो हमारा पर्पज़ है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा गोल है, वो ट्रांसपेरेंट हो, यानी वो हमें अच्छे से पता हो। और उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी हम एफर्ट्स हैं वो जो यूटिलाइज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, वो सारे कैसे होने चाहिए, ऑर्गेनाइज होने चाहिए, यानी हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए रिसोर्सेज, और इसके साथ फिक्स टाइम पीरियड में उसे हमें क्या करना है, ऑब्टेन करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीन बाय प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन, यानी प्लानिंग कमीशन जो कि हमारा 15 मार्च 1950 को स्टैब्लिश हुआ था, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग का मीनिंग क्या है। कि तो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन यदि बात करें तो रिसोर्सेज एज आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट इन रिलेशन टू द नेशन रिक्वायरमेंट टू फॉर्मुलेट ए स्कीम
फॉर द मोस्ट रीजनेबल यूज द रिसोर्सेज मीट द सोशल ऑब्जेक्टिव इज द प्लानिंग। यानी जितने भी रिसोर्सेज है किसी भी कंट्री में जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, उन सारे रिसोर्सेज को एक प्रॉपर स्कीम की तरह इस तरह से यूटिलाइज किया जाए ताकि जो वहाँ की जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है उसको ऑब्टेन किया जा सके। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लानिंग करते हैं कि रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करना ताकि हम सोशल नीड्स को फुलफिल कर पाएँ, तो दैट इज़ नोन एज प्लानिंग। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन। और ये डेफिनेशन है, एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन। तो इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नीड ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग की आवश्यकता क्यों है, यानी प्लानिंग की नीड क्यों है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि कोई भी जो कंट्रीज है वो प्लानिंग क्यों करती है। तो कंट्री में जितने भी अवेलेबल जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो इस क्वेश्चन को हम सेल्फ अपनी हिसाब से भी इसमें अपनी पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें इंडिया से रिगार्डिंग, यदि बात करें तो इंडिया में प्लानिंग की जो नीड है वो क्यों है। तो हम किसी भी कंट्री की जो पॉवर्टी है, गरीबी है, सबसे पहले उसकी गरीबी को दूर करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की क्या होती है, नीड होती है। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्बैलेंस होता है, यानी जो सोसाइटी में इकोनॉमिक इम्बैलेंस होता है, जो सोसाइटी होती है वो अलग अलग लेवल के इकोनॉमिक लेवल पे क्या होती है, डिवाइडेड होती है, रिच पुअर या फिर मीडियम जो होते हैं क्लास, उसमें। तो उसको इरेडिकेट करने के लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग की क्या होती है, ज़रूरत होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमारा क्या हुआ है, डिवीज़न हुआ है, यानी 1947 में जो इंडिया है वो 2 पार्ट्स में, इंडिया एंड पाकिस्तान में क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं। तो उसके कारण भी इंडिया को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ी थी। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग की क्या थी, ज़रूरत थी। तो इसके साथ ही यदि हम नेक्स्ट यदि रीज़न की बात करें तो अगला हमारा रीज़न है कि प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसको भी इरेडिकेट करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की क्या है, ज़रूरत है। इसके साथ ही यदि आफ्टर इंडिपेंडेंस से बात करें तो इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिशर थे उन्होंने एक भी इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं की थी। तो नीड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था और उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की क्या थी, हमें ज़रूरत थी। सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, यानी हमारी सोसाइटी है वो इकोनॉमिक लेवल पे अलग अलग क्लासेस में क्या है, डिवाइडेड है। तो उस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग की क्या है, ज़रूरत है। बैकवर्डनेस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और उसके साथ साथ ही डे बाई डे यदि हम बात करें तो हमारा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, यानी जनसंख्या है वो हमारी लगातार कंटिन्यूस क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। और उस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण जो हमारी कंट्री की जो बैकवर्डनेस है उसको भी डेवलप करने के लिए, उसको भी दूर करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो ये नीड ऑफ प्लानिंग है। तो नीड ऑफ प्लानिंग में आप अपनी तरफ से भी पॉइंट लिख सकते हैं रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले बात करें कंट्री पॉवर्टी की बात की, उसके अलावा डिवीज़न के कारण जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी या इकोनॉमिक इम्बैलेंस हुआ था रिगार्डिंग द इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत थी। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, या सोशल जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी उनको दूर करने के लिए, लगातार जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था, जो जनसंख्या है वो हमारी इंक्रीज हो रही थी, उसको डेवलप करने के लिए, और कंट्री की बैकवर्डनेस यानी जो हमारा बैकवर्डनेस था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, उसको दूर करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की क्या थी, ज़रूरत थी। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप रिवाइज कर सकते हैं कि इंडिया में प्लानिंग की नीड क्यों है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, क्या जो प्लानिंग है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी प्लानिंग में क्या क्या किया जाना चाहिए। तो क्या क्या किया जाता है, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। सबसे पहला हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको हम मैक्सिमम इस तरह से यूटिलाइज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स है हमको ऑब्टेन हो सके। ठीक है, इसके अलावा पैरेलल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी जो एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर है दोनों को पैरेलली हम क्या करें, डेवलप करें। प्रॉपर यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमारे जितने भी प्रैक्टिशनर है, साइंटिस्ट है, या जितने भी हमारे इंजीनियर्स है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रॉपर यूज़ करें ताकि उन सब का जो भी बेनिफिट है वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में इंक्लूड किया जा सके। इसके अलावा यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो हमारा प्रोग्राम है उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया जाए ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट है, जो बेनिफिट है, उसको गेन किया जा सके। डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी एडवांस जो न्यू साइंटिफिक वेज हैं उनको डेवलप किया जाए।
मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन, और इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ तक एजुकेशन को मॉडर्नाइज और एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ प्लानिंग। यदि प्लानिंग करना है तो ये सब चीज़ें उसमें हमें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं कि रिसोर्सेज हैं जितने भी अवेलेबल हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करें ताकि किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक या जो वहाँ की प्रॉब्लम्स है उसको इरेडिकेट किया जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, यानी इंडिया में जो प्लानिंग की गई है उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, और इन ऑब्जेक्टिव्स को हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला क्या होगा, तो यदि हम इसकी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग की बात करें तो इसके आंसर में होगा कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट बाय स्टॉपिंग देयर वेस्टेज नेशनल डेवलपमेंट कैन बी डन। यानी सबसे पहला है कि जितने भी हमारी कंट्री में हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, ठीक है, उन सब का इस तरह से हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें और जिससे कि जो नेशन है वो हमारा क्या हो सके, डेवलप हो सके। यानी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपर यूटिलाइज करके अपने नेशन को क्या करें, डेवलप करें। The second objective is the people should be given employment in public and private sector in order to eradicate unemployment। यानी हमें अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी हमारे लोग हैं उनको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड किया जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयड किया जाए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको इरेडिकेट किया जा सके। The hidden potential of the citizens of the country should be tapped for its maximum dividend for country's development। और जो भी हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनके अंदर जो हिडन पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को टैप किया जाए, उसको बाहर निकाला जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों का जो डिविडेंड है, जो उनका पार्टिसिपेंट है, वो कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में उसको यूटिलाइज किया जा सके। टू रिमूव इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, और जितनी भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है, इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर किया जाए। अदर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो डू डेवलप ऑल हिज स्टेट्स एंड एरियाज बाय वे ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। यानी इस तरह से इफेक्टिव प्लानिंग की जाए ताकि ईच एंड एवरी स्टेट और एरियाज को क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके। ठीक है, यानी ईच एंड एवरी स्टेट एंड एरियाज को डेवलप करना ये हमारी प्लानिंग का क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करना हमारी जो भी प्लानिंग होनी चाहिए, जो गोल होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए ताकि हमारे लोगों की पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम क्या हो, इंक्रीज हो। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू मेक प्लान्स टू फुलफिल द प्रोमिसेस मेड टू द पीपल बाय रूलिंग पार्टी। और ये भी ज़रूरी है कि हम प्लान बनाते समय ये ध्यान रखें कि जो भी रूलिंग पार्टी है उन्होंने लोगों से जो प्रोमिसेस किए हैं, जो वादे किए हैं, उन वादों को वो क्या करे, फुलफिल करे। तो जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो अपने प्लान्स बनाते समय ये सब ध्यान रखती है कि उन प्लान्स के थ्रू वो सारे जो प्रोमिसेस हैं वो उसको फुलफिल कर पाए। टू मेक सोशल डेवलपमेंट बाय वे ऑफ सिस्टमैटिक डेवलपमेंट। ठीक है, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट के थ्रू एक सोशल डेवलपमेंट का जो एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करना। द लेवल ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल विल गो अप एंड दिस प्रोसेस विल पुट द एंटायर सोसाइटी ऑन द पाथ ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट करना सिस्टमैटिक डेवलपमेंट के थ्रू ताकि जो लोगों का वे ऑफ लाइफ है, लेवल ऑफ लाइफ है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज हो। और जब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी तो अपने आप ही एंटायर सोसाइटी क्या हो जाती है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। टू मेक पॉसिबल नेशन सेल्फ डिपेंडेंस, ये कोशिश करना कि हमारा नेशन है वो क्या हो, आत्मनिर्भर हो, यानी सेल्फ डिपेंडेंट हो। सिस्टमैटिक एफर्ट्स विल मेक द नेशन डेवलप एंड सेल्फ रिलायंट। और इस तरह से सिस्टमैटिक एफर्ट किया जाना चाहिए ताकि हमारा जो नेशन है वो डेवलप हो और सेल्फ रिलायंट हो, यानी आत्मनिर्भर हो। ठीक है, टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज़ फॉर पब्लिक वेलफेयर स्कीम, यानी प्लानिंग के थ्रू जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, प्रीफर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बैकवर्ड क्लास है उसका क्या हो, बेनिफिट हो, उसका इंटरेस्ट हो, उसको फुलफिल किया जा सके। फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लैरिफाइंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक फील्ड्स एंड ऑल्सो फॉर पर्पज़ ऑफ यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, प्लानिंग इज नेचुरल फिनोमिना। कोई भी गवर्नमेंट है वो जब भी अपने इकोनॉमिक फील्ड में अपने पर्पस को क्लैरिफाई करने के लिए, यानी अपने जो भी प्रोमिसेस है उसको फुलफिल करने के लिए, या जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करने के पर्पस से चीज़ें वो क्या की जाती हैं, प्लानिंग की जाती है बाय एनी गवर्नमेंट, ताकि जो भी हमारे जो ये सारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ऑब्टेन किया जा सके। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक रिगार्डिंग द प्लानिंग। वीडियो के इस पार्ट में हमने मीनिंग ऑफ प्लानिंग को डिस्कस किया,
व्हाट इज़ द नीड ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, यानी इंडिया में प्लानिंग की नीड क्यों है, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसको डिस्कस किया। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम नीति आयोग से रिगार्डिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।